हमारे भारत देश के बेटे की उपलब्धि पर हमारे भारत देश के अपने ही लोग इस प्रकार से गलत बात करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। सच में ये वही लोग हैं जो भारत में तो पैदा हुए हैं, भारत का नमक तो खाते हैं, लेकिन उनका दिमाग और उनकी सोच आज भी विदेशी अंग्रेजों जैसी है। इनके अंदर जो सो कॉल्ड कल्चर है वो आज भी मैकॉले द्वारा लिखी गई उस रिपोर्ट से मेल खाता है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैकॉले ने भारत में रहकर हमारी संस्कृति का अध्ययन किया और अंत में एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को बहुत खतरनाक माना गया। और क्या आप जानते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? उसमें यह एक लाइन लिखी थी कि यदि भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो पैदा तो भारत में हुए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता, उनका दिमाग और उनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो, और वही लोग फिर इस देश पर राज करने में हमारी मदद करेंगे। और इसी वजह से हमारी शिक्षा पद्धति अर्थात गुरुकुल प्रणाली को हटाकर स्कूल सिस्टम लाया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अगर आज कोई इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाता है तो उसे महान, मॉडर्न या कूल माना जाता है, लेकिन अगर कोई भारत की सच्ची बेटी एमएलए बन जाए तो सबको मिर्ची लग जाती है। अगर कोई भारत का बेटा हमारी संस्कृति, हमारे वेदों और सनातन परंपरा में उपलब्धि हासिल करता है तो इन्हीं अंग्रेजी मानसिकता वाले लोगों को, जो भारत की मिट्टी में पल बढ़कर बड़े हुए हैं, जलन होने लगती है। ऐसे लोग समाज में ठीक वैसे ही हैं जैसे चंदन के पेड़ में दीमक। और आज शायद राहुल गांधी का सपना भी सच होता हुआ नजर आ रहा है। What is the message? The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore democracy with Satya and Ahimsa. क्योंकि वो जिस जेन जी रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे ना, वो भारत में सच में शुरू हो चुका है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। क्योंकि आज का जो जेन जी है ना, वो अपने कल्चर से दूर नहीं जा रहा है, बल्कि अपने कल्चर के पास आ रहा है। चीटिंग करता है तो चीटिंग करता है तो। और इस रेवोल्यूशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है देवव्रत महेश रेकी। अब जिन लोगों को इस व्यक्ति के बारे में नहीं पता है ना, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस 19 साल के देवव्रत रेके ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे शायद ही कोई कर पाए। बेसिकली इस व्यक्ति ने शुक्ल यजुर्वेद के मध्य नीति शाखा के करीब 2000 मंत्रों को 50 दिन तक बिना देखे सिर्फ स्मृति में यानी कि मेमोराइज करते हुए रिसाइट किया। देवो वः सविता प्रर्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। और भाई साहब, ये किसी भी सेंस में ना आसान नहीं है, लेकिन इसको अचीव किया गया है दंड कर्म मेथड के थ्रू, जो कि वैदिक ओरल ट्रेडिशन का सबसे कठिन और सबसे अनफॉरगिविंग मेथड है। दंड कर्म मेथड को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो बात ये है कि हर मंत्र को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऐसे अरेंज किया जाता है कि कुल मिलाकर 25 लाख अलग अलग पद बन जाते हैं। और इसके बाद इन मंत्रों को बोलने वालों को 25 लाख पदों को बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सही और बिना किसी एक भी सिलेबल की गलती के बोलना होता है, क्योंकि एक भी गलती हुई तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। 50 दिन तक लगातार रोज 4 से 5 घंटे किसी भी बिना लिखित टेक्स्ट को देखे सिर्फ अपनी मेमोरी के भरोसे इस काम को किया जाता है। और ये काम ह्यूमन ब्रेन के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। खुद मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन इतनी लेयर्ड मेमोरी को इतने लंबे समय तक बिना किसी एरर के सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर वैदिक ट्रेडिशन एक प्रैक्टिकल साइंस बनकर सामने आती है। व्याकरण, छंद और शिक्षा जैसे वेदांग जो है वो इस मंत्रों उच्चारण को एक ओरल इंक्रिप्शन टेक्निक बना देते हैं। इस इंक्रिप्शन की वजह से हजारों सालों से जो हमारे वेद हैं वो आज तक करप्ट नहीं हुए। हमारी परंपरा ने लिखित ट्रेडिशन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि श्रुति और स्मृति जैसे ऑडियो मेमोरी प्रिजर्वेशन पर भरोसा किया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? आधुनिक इतिहास में ऐसा काम सिर्फ 2 बार किया गया है। पहली बार 200 साल पहले नारायण शास्त्री द्वारा किया गया था, और दूसरी बार हाल ही में अभी वाराणसी में देवव्रत द्वारा। लेकिन सोलो लेवल पर जो देवव्रत ने आज किया है ना, वो एक मिरेकल है। इसलिए सिर्फ विद्वान और स्कॉलर्स ही नहीं, बल्कि साइंटिस्ट भी यह कह रहे हैं कि यह सिर्फ कोई एक वैदिक अचीवमेंट नहीं है, यह ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेसिटी का बेंचमार्क है। और यही बात लेफ्टिस्ट और नीले कबूतरों को गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जितना वो चाहते हैं ना कि वैदिक नॉलेज दबे, वो उतनी ही ऊपर आती जा रही है। और इसलिए भाई साहब भयंकर मेल्ट डाउन शुरू हो चुके हैं। एक भाई साहब लिखते हैं कि चाइना गोल्ड मेडल जीत रहा है, अमेरिका स्पेस में जा रहा है, और भारत के लोग जो है वो श्लोक रटकर बाबा बन रहे हैं। तो भाई साहब इसका जवाब ये है कि स्पोर्ट्स में भी सनातनी आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस में भी सनातनी वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं। और अगर कोई सनातनी वैदिक ट्रेडिशन को रिवाइव कर रहा है ना, तो इसमें तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? ऐसे ही एक और बंदे ने कहा कि ये तो ब्राह्मणवाद है, इनका काम और कुछ नहीं है, इनको तो बस मंत्र रटने हैं। एक भाई साहब ने तो सार्कास्टिक वे में रोस्ट करते हुए कहा कि नासा को नया साइंटिस्ट मिल गया है। अब यह साइंटिस्ट जो है ना, वह जब चाहे पूरी दुनिया को प्रदूषण से मुक्त कर सकता है। एक भाई साहब ने तो पूरी की पूरी कविता ही लिख दी
कहा कि इस काम को करके आपने क्या कैंसर की दवा का आविष्कार कर लिया है, क्या आपने एड्स की दवा का आविष्कार कर लिया है, क्या आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर आपने अंतरिक्ष में नए ग्रह की खोज कर ली है, क्या आपने मंत्र से आतंकवाद को भस्म करने का फॉर्मूला बना लिया है। ऐसा क्या इवेंट किया है देवव्रत ने। तो इन भाई साहब को मेरा जवाब ये है कि हर एक उपलब्धि का पैमाना इन्वेंशन नहीं होता। कैंसर की दवा, गोल्ड मेडल, नए ग्रह की खोज करना यह विज्ञान की जीत है, लेकिन वेदों को कंठस्थ करना यह मानव क्षमता और अनुशासन की जीत है। देवव्रत ने नया इन्वेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देगा। हर चीज को साइंस की कसौटी पर तोलने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि कभी कभी मनुष्य की लिमिट ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। और अगर साइंस की कसौटी पर तुलना करनी है ना, तो देवव्रत की यह अचीवमेंट साइंटिस्ट को डायरेक्ट हेल्प करेगी एक तरीके से। वैज्ञानिकों के लिए देवव्रत की यह अचीवमेंट एक रेयर साइंटिफिक केस स्टडी बन सकती है, जिससे दिमाग के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है। न्यूरो साइंटिस्ट यह जान सकते हैं कि इतने लंबे समय तक मंत्रों को लगातार बोलने से ब्रेन में मेमोरी और लर्निंग से जुड़े पाथवेज जो होते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस या फिर कॉर्टेक्स, उनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से बदल जाती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ये स्टडी कर सकते हैं कि देवव्रत इतने बड़े वॉल्यूम में भी इतना लो एरर रेट कैसे मेंटेन करता है। ऑडिटरी न्यूरोसाइंस वाले यह एनालाइज कर सकते हैं कि वह इतने लंबे समय तक पिच, रिदम और प्रोनाउंसिएशन को कैसे स्टेबल रख पाता है। हाई क्वालिटी ऑडियो का टेस्ट करने से समझा जा सकता है कि उसकी वॉइस और आर्टिकुलेशन में कंसिस्टेंसी कैसे आती है। अटेंशन रिसर्च करने वाले यह देख सकते हैं कि देवव्रत का दिमाग 50 दिनों तक हर रोज 4 से 5 घंटे लगातार फोकस को कैसे बनाए रखता है, क्योंकि इन सभी चीजों से यह पता चलता है कि लॉन्ग रिचुअल्स और डिसिप्लिन प्रैक्टिस जो होती है वो ह्यूमन अटेंशन को कैसे स्टेबल बनाती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक यह स्टडी कर सकते हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट फोनेटिक परंपरा में ट्रेनिंग लेने से ब्रेन के लैंग्वेज वाले हिस्से कैसे शेप होते हैं। बार बार वही प्रिसाइज पैटर्न दोहराने से स्पीच से जुड़े न्यूरॉन्स कैसे रिफाइन होते हैं। कॉग्निटिव लोड रिसर्चर्स ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इतना ह्यूज इनेशियल लोड देवव्रत का दिमाग कैसे मैनेज कर पा रहा है। और इन सभी चीजों से एक न्यू थ्योरी बन सकती है कि एक्चुअल में हमारे दिमाग की लिमिट कितनी है और हमारा दिमाग कितनी एरर को मिनिमाइज कर सकता है। और इसीलिए अगर इन सारी बातों को मिलाकर देखा जाए ना, तो देवव्रत की अचीवमेंट साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही अनोखा मौका देती है, यह समझने के लिए कि इंसान बिना किसी लैब की मदद के इतनी हाई लेवल ऑफ मेंटल परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकता है। लेकिन स्टिल इन सभी चीजों के बाद एक लिबरल आता है और वो ये कहता है कि ये तो बहुत इजी है, यह तो कोई भी कर सकता है, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। एक भाई साहब तो फ्लो में और आगे निकल गया। यह कहने लगा कि 2000 मंत्र याद करने से क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के वक्त यही करेंगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी और उसके बाद आरक्षण को गाली देंगे। तो भाई साहब, जो लड़का पूरा वेद बिना देखे कंठस्थ कर सकता है, उसके लिए ये एग्जाम की बुक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैदिक रेजिस्टेंस में कोई रट्टा नहीं होता है, वहाँ होता है ग्रामर, स्वर, फोनेटिक्स, रिदम, पिच, सीक्वेंस, परम्यूटेशंस, यह सब एक साथ होते हैं। 25 लाख पदों का मतलब है कि 25 लाख बार एक ही पैटर्न को बिना देखे बिना गलती के फॉलो करना। और एक्सेल की 40 रोज देखकर चक्कर खा जाने वाले लोग इसे इजी बोल रहे हैं। ऊपर से ये जो दंड कर्म है, ये एक मैथमेटिकल मेमोरी सिस्टम है जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रिसाइटेशन, साइक्लिक्स, फोनेटिक्स, इंक्रिप्शन, मल्टी लेयर्ड लॉजिक, रिकॉल, यह सब कुछ एक साथ चलता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे एडवांस कॉग्निटिव आर्किटेक्चर कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि यह काम हजारों वर्ष पहले कर चुके हैं। यह मेमोरी इंजीनियरिंग है एक तरीके से। और इसी बीच ना एक और भाई साहब का तो एक और अजीबोगरीब मेल्टडाउन आया। उसने कहा कि यह सब करने से क्या जॉब मिलेगी, जॉब तो एआई ही देगा। क्या आयरनी है भाई साहब, जिस सिविलाइजेशन को, सभ्यता को लोग बैकवर्ड कह रहे हैं, उसी सिविलाइजेशन ने दुनिया को जीरो, अलजेब्रा, सर्जरी, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक, मेडिटेशन, साइंस, यह सब कुछ दिया है। आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस और अटेंशन साइंस उसी से सीख रही है। सभ्यता हमेशा लोहे और मशीनों से नहीं बनती, कभी कभी सभ्यता वो चीजें बनाती है जो इंसानी दिमाग को मजबूत करती है, और वही दिमाग आगे चलकर बाकी सब कुछ बनाता है। आज हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे ऋषियों ने एक ऐसे ऑडियो बेस्ड एन्क्रिप्शन को छोड़ा है हमारे साथ जो हजारों सालों तक करप्ट नहीं होता है। यही श्रुति स्मृति सिस्टम है। और अगर आज यह सिस्टम नहीं होता ना, तो ना शुक्ल यजुर्वेद बचता, ना सामवेद बचता और ना ही ऋग्वेद। देवव्रत रेके जैसे लोग इसी हेरिटेज को आगे लेकर जा रहे हैं। यह जॉब के लिए नहीं कर रहे, यह सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी के लिए कर रहे हैं। देवव्रत रेके का अचीवमेंट एक डिक्लेरेशन है कि भारत के वो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जिसे हजारों सालों की लूट और कॉलोनाइजेशन एजुकेशन सिस्टम ने दबाने की कोशिश की थी, वो ट्रेडिशन अब लौट रही है और पहले से ज्यादा पावरफुल रूप से लौट रही है। और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। उनका डर यह नहीं है कि एक लड़का मंत्र याद कर रहा है, उनका डर यह है कि
कि भारत अपनी बुद्धि की असली जड़ों पर खड़ा होना शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक व्यक्ति का अचीवमेंट नहीं है, यह भारत का अनाउंसमेंट है कि हम वापस लौट रहे हैं और इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ।